थ्री इडियट्स फिल्म देखी होगी तो आपको वो वाला सीन जरूर याद होगा जब रैंचो अपने गांव के चौकीदार वाली कहानी बताते हुए ये समझाने की कोशिश करता है कि हमें हमेशा अपने दिल दिमाग को बेवकूफ बनाकर रखना चाहिए बाहर की। लेकिन हमें अपने दिल दिमाग को हमेशा ये मना कर रखना चाहिए कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तू टेंशन मत ले, ऑल इज वेल, सब ठीक है। वैसे एक कमाल की बात बताएं, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती ही नहीं है जितना हम उसे समझने लगते हैं। और प्रॉब्लम को बड़ी बनाने का खेल दिमाग का ही होता है। अब जरा खुद अपनी लास्ट प्रॉब्लम के बारे में याद कीजिए। जब आप उस प्रॉब्लम में थे तब आप कितने परेशान थे, ये भी याद कीजिए। और फिर ये भी याद कीजिए कि जब आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, फिर आपका उस प्रॉब्लम के बारे में क्या ख्याल था? क्या वाकई में वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी थी जितना आप उसके लिए परेशान थे? हम सभी के साथ 90% तक ऐसा ही होता है कि हमारे आगे आने वाली समस्या छोटी होती है, लेकिन हम उसके बारे में एक्स्ट्रा सोच के और अपने दिल दिमाग पर लोड देकर छोटी समस्या को भी बहुत बड़ी समस्या बना देते हैं। हमारा दिमाग हमारे शरीर का सॉफ्टवेयर है, और जिस तरह से कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जितना अच्छा और एडवांस वर्जन के होने पर पूरा कंप्यूटर फास्ट और एक्यूरेट वर्क करता है, ठीक उसी तरह से अगर हमारा दिमाग जितना कंट्रोल में रहेगा, जितना सही दिशा में काम करेगा, हमारी लाइफ उतनी ही बेहतर होगी। कुल मिलाकर सब कुछ दिमाग का खेल है। जिसने अपने दिमाग को चलाना सीख लिया, समझो उसने अपनी लाइफ को आसान और बेहतर बना लिया। तो इसी क्रम में हमारी आज की ये बुक समरी आपके दिमाग को बेहतर बनाने का काम करेगी। इस बुक समरी से हम ना सिर्फ ये जानेंगे कि हमारा दिमाग क्या कर सकता है, बल्कि ये भी जानेंगे कि हम अपने दिमाग के साथ क्या-क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टिलनेस इज द की कि हमारी इस बुक समरी के सफर पर, जिसे लिखा है रायन हॉलिडे ने। देखिए, हम सभी की लाइफ में एक ऐसा दौर जरूर आता है कि जब आगे क्या डिसीजन लेना है या उस प्रॉब्लम पर किस तरह से रिएक्ट करना है, हम ये समझ ही नहीं पाते। हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी भी किसी प्रॉब्लम में उलझे हुए हों, जैसे कि उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा हो, उनके रिलेशनशिप में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो कि वो अब डाइवोर्स जैसे बड़े डिसीजन पर आकर खड़े हो गए हो, या फिर वो अपने लिए एक सही जॉब ना ढूंढ पा रहे हो। ऐसे स्टेज में अक्सर लोग खुद को एक ब्लैंक सिचुएशन में पाते हैं। उनके लिए इस सिचुएशन में कोई भी स्टेप लेना आसान नहीं होता है, और ये काफी नॉर्मल भी है। ऑथर रायन हॉलिडे का मानना है कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब आपको आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो दिमाग को उलझन में डालने या जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने जैसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। बल्कि आपको इस समय अपने दिमाग को समय देने की जरूरत होती है। आप खुद के माइंड को हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से हटाकर अपनी प्रॉब्लम पर फोकस कर सकते हैं, जिससे कोई भी सही रास्ता निकालने में आपको मदद मिल सकती है। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढते समय अक्सर लोगों के मन में ढेर सारे नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं, जैसे कि अगर उन्होंने बिजनेस को छोड़ने का डिसीजन लिया तो वो अपने आगे की लाइफ को कभी दोबारा से शुरू नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर उन्होंने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपनी तरफ से खत्म कर दिया तो लोग उन्हें बुरा समझेंगे, या आगे लाइफ में कभी भी उन्हें दूसरा पार्टनर नहीं मिल पाएगा, एटसेट्रा। इस तरह के नेगेटिव ख्यालों को डिसीजन लेने से पहले ही अपने दिमाग में लेकर आना आपके लिए प्रॉब्लम को और ज्यादा बड़ा बना सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के बारे में चिंता करना और कुछ भी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के होने से डरना, ये एक ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है। इसे स्किप करना आसान तो नहीं है, लेकिन ये भी सभी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने दिमाग में एक पॉजिटिव और बेहतर सिचुएशन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिव चीजें या घटनाएं शामिल होने लग जाती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीजों में बहुत आसानी से यकीन कर लेते हैं, और वहीं कुछ लोग मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं है। यहाँ आपको ये समझने की कोशिश करनी होगी कि आप अपने माइंड को जिस डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, वो आपको उसी डायरेक्शन के अनुसार रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। अगर आप ऐसा सोचें कि यूनिवर्स आपकी बातों को सुनती है और आपको रिस्पॉन्ड भी करती है, तो धीरे धीरे आपको ऐसे साइन भी दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आप अपने दिमाग को शांत करके उसे ये यकीन दिलाएंगे कि आप जल्दी ही अपनी इस प्रॉब्लम का एक बेहतर सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, तो आपका माइंड भी इस काम में आपकी मदद करना शुरू कर देगा। हो सकता है कि आप खुद अपने माइंड में आने वाले थॉट से सरप्राइज हो जाएं कि आपकी समस्या का हल इतनी आसानी से भी मिल सकता था, और आप बिना वजह इतने दिनों से परेशान हो रहे थे। बस
आपको खुद समय का ब्रेक लेने और दिमाग को शांत करने की जरूरत होती है। एक ह्यूमन माइंड की शायद इतनी सारी क्वालिटीज हैं जिन्हें आप गिन भी नहीं सकते, और इन्हीं में से एक है माइंड का बेस्ट थॉट्स को जनरेट करना। लेकिन इसके लिए आपको अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी नए आइडिया को सोचने के लिए आप बहुत सारे मेथड्स को अप्लाई करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि किसी भी नए थॉट के लिए आपको बस उस मोमेंट में प्रेजेंट होने की जरूरत होती है। आप इस हैबिट को किसी आर्टिस्ट से सीख सकते हैं, जिनका माइंड उनके काम को लेकर हर समय अटेंटिव और प्रेजेंट रहता है। लेकिन आज के समय में लोग फिजिकली तो आपको सामने दिखाई दे सकते हैं, पर मेंटली शायद उस मोमेंट में वो प्रेजेंट नहीं होते। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप किसी सी बीच पर सनसेट देखने के लिए जाते हैं, लेकिन आप उस मोमेंट में प्रेजेंट होकर उसे पूरी तरह से एंजॉय करने के बजाय उस मोमेंट को कैद करने के लिए अपने फोन या कैमरे में बिजी हो जाते हैं। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं रहता कि कब आपने उस मोमेंट की ब्यूटी को खराब कर दिया। जब आप अपनी लाइफ में चल रही सारी टेंशन को भूलकर किसी मोमेंट में पूरी तरह फोकस होकर उसे एंजॉय करते हैं, फील करने की कोशिश करते हैं या उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो बहुत कम समय में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगते हैं, और ऐसी मेमोरीज भी आपके लिए लाइफ टाइम तक माइंड में स्टोर हो जाती हैं। प्रेजेंट रहने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ अच्छे मोमेंट्स को ही इसके लिए परफेक्ट समझें, बल्कि आपको ऐसे मोमेंट में भी प्रेजेंट और अटेंटिव रहना चाहिए जो आपको अच्छी फीलिंग नहीं देते। जब आप किसी मुश्किल मोमेंट में भी प्रेजेंट रहने जैसी क्वालिटी खुद में डेवलप कर लेते हैं, तो आप उन सॉल्यूशन को बहुत ही कम समय में ढूंढ लेते हैं और उन मुश्किलों से खुद को बाहर निकाल लेते हैं। प्रेजेंट रहने की आदत को एक ऐसी छोटी उम्र से ही डेवलप करना इंपॉर्टेंट होता है। आपने अपने स्कूल टाइम में देखा भी होगा कि जब आप किसी स्पोर्ट कंपटीशन में या एग्जाम में पार्ट लेने जा रहे होते हैं, तब आपके टीचर या आपके पेरेंट आपको ब्रेथ एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं। इसमें आपको अपनी ब्रेथ पर कंट्रोल करना होता है। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपका दिमाग इनके अलावा किसी और बात को सोच रहा है, तो वो सारे डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर उस मोमेंट में खुद को प्रेजेंट कर लें, जिसमें आप पार्ट लेने वाले हैं। बचपन की ये आसान सी एक्सरसाइज आपके लिए खुद को प्रेजेंट और अटेंटिव बनाने में हमेशा हेल्पफुल साबित हो सकती है। आज की लाइफ में अधिकतर सभी लोग इस बात पर फोकस करते हैं कि वो कितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में फीड कर लें, ताकि वो बाकी लोगों के सामने खुद को ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट प्रूव कर सके। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की रेस में वो खुद के दिमाग में ऐसी बहुत सारी नॉन इम्पॉर्टेंट बातों को फीड करना स्टार्ट कर देते हैं जो उनके किसी भी काम की नहीं होती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आज के टाइम में टीवी या मोबाइल फोन पर आने वाले शोज, न्यूज और गॉसिप्स। सेलिब्रिटी की लाइफ से जुड़े हुए इंसिडेंट हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए किस्से, लोग उनके बारे में छोटी से छोटी डिटेल रखना पसंद करते हैं, और वो इस इंफॉर्मेशन को खुद तक ही लिमिटेड नहीं रखते, बल्कि इतनी ही एनर्जी वो दूसरे लोगों तक पहुंचाने में भी खर्च कर देते हैं। अगर आप भी इस तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न की फॉर्म में क्या वैल्यूएबल चीजें देती है? शायद कुछ भी नहीं। इसके बदले में आपके कीमती टाइम, एनर्जी और कंसंट्रेशन जैसी चीजें ले लेती है। लोग जब एक ग्रुप में शामिल होते हैं और वहां चल रहे किसी डिस्कशन का पार्ट होते हैं, तब उनमें एक तरह की ईगो फीलिंग डेवलप हो जाती है, और ये ईगो जुड़ा होता है खुद को इंफॉर्मेटिव पर्सन साबित करने का। जब उसी ग्रुप के 3 से 4 लोग आपकी इस इंफॉर्मेशन के लिए तारीफ कर देते हैं, तो ये तारीफ आपके ईगो के लिए बूस्टर का काम करती है। आप सोचने लगते हैं कि अगर लोग इस बात को पसंद करते हैं और इसके लिए आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो आपको खुद को और ज्यादा इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहना चाहिए। लेकिन इसका एक और नेगेटिव इम्पैक्ट आपके माइंड पर पड़ता है, और वो है आपके पीस ऑफ माइंड का छिन जाना। आपने देखा होगा कि जब आप किसी कमरे को जरूरत से ज्यादा सामान से भर देते हैं, तो वो एक सुंदर लिविंग स्पेस की बजाय किसी सर्वाइविंग बॉक्स जैसा दिखाई देने लगता है। ठीक यही लॉजिक माइंड के साथ भी काम करता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन या बर्डन को माइंड पर डालेंगे, तो आप इसकी नेचुरल एबिलिटी को भी खो देंगे। आपको समझना होगा कि कुछ चीजें बेस्ट तभी दिखाई देती हैं जब वो खुद में एक लिमिटेड सामान को कैरी करती हैं। आपका माइंड भी ऐसी ही चीजों में से एक है। हर तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने से बेहतर है कि आप अपने माइंड की स्टोरेज कैपेसिटी को समझें और उसी के अकॉर्डिंग सभी जरूरी इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसमें स्टोर करें।
ग्रुप में चल रहे डिस्कशन में हर चीज का जवाब देने की बजाय आप लोगों के सामने एक ऐसी इमेज बनाकर रख सकते हैं जिसका माइंड शांति से सुनने और सिर्फ जरूरत वाली इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। माइंड में एक लिमिट तक इंफॉर्मेशन को फीड करना और इसे ऑर्गेनाइज रखना कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, ये जानने के बाद अब ऑथर आपको ये बताना चाहते हैं कि माइंड को आप खाली कैसे कर सकते हैं और इसमें से बिना जरूरत की और नॉन वैल्यूएबल चीजों को कैसे हटा सकते हैं। रायन का मानना है कि माइंड को खाली करने का सबसे आसान स्टेप है कि उसमें इंफॉर्मेशन को फीड करना धीरे धीरे बंद कर दिया जाए। आप अपने गैजेट से ऐसे सभी सोर्स को हटा सकते हैं जो आपको नॉन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आप अपने गैजेट और किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के यूज को कम करके भी माइंड को फ्री और खाली होने का फील दे सकते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि आप जब भी किसी भी काम को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो दूसरे टास्क के बारे में सोचना बंद कर दें। इससे दो फायदे हो सकते हैं। पहला तो ये कि इससे आपका फोकस नहीं बढ़ता और दूसरा ये कि ये आपके परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। जब आपका माइंड किसी भी तरह की एक्स्ट्रा थिंकिंग पर काम कर रहा होता है तो वो इतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। इसलिए आपको एग्जीक्यूशन के समय थिंकिंग और वर्क हिटिंग में हमेशा शांत होकर काम पर फोकस करने को ही चुनना चाहिए। दो अलग टॉपिक पर एक साथ माइंड का काम करना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि आपका एक साथ फिजिकली दो कामों को परफॉर्म करना। आपका माइंड दो कामों को एक साथ करते हुए खुद को बार बार ये याद दिलाता रहता है कि उसे इन दोनों इंफॉर्मेशन को आपस में मिक्स नहीं करना है और उसे किसी इंफॉर्मेशन को मिक्स नहीं होने देना है। क्या आपको अभी भी लगता है कि इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपका माइंड एक एफिशिएंट तरीके से काम कर सकता है? नहीं। इसीलिए माइंड को कम से कम ऑक्यूपाइड रखने की कोशिश करें और ऐसी इंफॉर्मेशन को बाहर निकालें जो आपके लिए किसी काम की नहीं है, ताकि जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपके माइंड में अच्छा खासा स्पेस बन सके और आप उन्हें लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकें। माइंड को खाली रखने के लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स या मुश्किल स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। आप एक जेंटल इग्नोरेंस के साथ अपने कानों तक आने वाली सभी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को एक डिस्टेंस पर ही रोक सकते हैं या उन्हें अपने माइंड में एंटर करने से रोक सकते हैं। आप कैसा फील करेंगे जब आप किसी अच्छी लोकेशन पर एक बेस्ट कंपनी देने वाले लोगों के साथ ट्रिप पर गए हुए हों, आपके आसपास का व्यू बहुत सुंदर हो और उस टाइम में आप मैक्सिमम एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन आपकी कैब का ड्राइवर बहुत स्पीड से ड्राइव करते हुए आपको लोकेशन तक पहुंचा दे। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ इनकम्प्लीट सा महसूस करेंगे और आपको ऐसा भी लग सकता है कि जिस मोमेंट के लिए आप इतनी दूर आए हों, उसमें आप ज्यादा समय नहीं बिता पाए। ऐसा ही सेम सिस्टम माइंड के लिए भी बनाया गया है। जब आपके माइंड में कोई आइडिया या थॉट आता है, तो अक्सर आप उस आइडिया पर काम करने के लिए या फिर कोई डिसीजन लेने के लिए बहुत बहुत स्पीड में अपने माइंड को रन करने के बारे में सोचते हैं और इस स्पीड में बहुत सारे बेस्ट डिसीजन और आइडिया को एग्जीक्यूट करने के तरीके आपसे बहुत पीछे छूट जाते हैं या फिर वो आपके माइंड की थिंकिंग के एरिया में आ ही नहीं पाते। स्पीड से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं और वो है डीप थिंकिंग। स्पीड और डीप थिंकिंग दोनों एक साथ कभी काम नहीं कर सकते। रायन का कहना है कि माइंड को खाली करने के बाद उसे एफिशिएंट बनाने का सबसे बेहतर तरीका है डीप थिंकिंग की प्रैक्टिस करना। अपने माइंड में कुछ बातों के बारे में सोचकर आप उसे रोज डीप थिंकिंग जैसी प्रैक्टिस करा सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला स्टेप है कि आप माइंड को एक रेगुलर बेसिस पर यह याद दिलाएं कि आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है। जब आप इस बारे में पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे, तब आप अपने माइंड को उस इंपॉर्टेंट चीज के अलावा बाकी जगह पर डिस्ट्रैक्ट होने से रोकें। दूसरा स्टेप है कि आप माइंड को प्रेजेंस में रहने के लिए ट्रेन करें। फ्यूचर में क्या हो सकता है या पास में आपके साथ क्या अच्छा या बुरा हुआ था, इसके बर्डन से अपने माइंड को फ्री रखने की कोशिश करें। तभी आप किसी सब्जेक्ट पर गहराई से सोच सकते हैं। तीसरा स्टेप यह है कि माइंड को उन चीजों के बारे में सोचना भी सिखाएं जो आपको आंखों के सामने नहीं दिखाई देती हैं या वो छुपी हुई बातें होती हैं। कई बार आप अपने सामने दिख रही अपॉर्चुनिटीज में इतना ज्यादा खो जाते हैं या जल्दबाजी में उन्हें चुन लेते हैं और बेहतर और छुपे हुए ऑप्शन के बारे में आपको कोई ख्याल ही नहीं आता है। आखिरी स्टेप ये है कि आपको माइंड में हर रोज ये थॉट डालना होगा कि आपकी लाइफ का रियल मीनिंग क्या है। आप अपनी लाइफ से कौन कौन सी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उन्हें पाने के लिए आप किस लिमिट तक जा सकते हैं। थोड़े समय में लिए जाने वाले डिसीजन से आपको कुछ देर की तारीफ तो मिल सकती है कि आप डिसीजन मेकिंग में काफी क्विक हैं,
लेकिन क्विक डिसीजन आपके सामने प्रॉब्लम को भी लाकर खड़ा कर सकते हैं, जिससे आपको ये रिग्रेट हो सकता है कि आपने समय होते हुए भी ज्यादा ना सोचने की गलती की। डीप थिंकिंग के लिए और माइंड को एनालाइज करने के लिए अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स को नोट डाउन करना भी एक अच्छी हैबिट हो सकती है। इस बारे में एक एग्जाम्पल देते हुए ऑथर रायन बताते हैं कि एन फ्रैंक नाम की एक जर्मन महिला जब छोटी थी, तब उन्हें उनके किसी फैमिली मेंबर ने जन्मदिन पर एक डायरी गिफ्ट की थी। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद उन्हें अपने घर को नाजी अटैक की वजह से छोड़कर जाना पड़ा। वो जब भी परेशान होती या उन्हें अपनी उस समय की लाइफ के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो उस डायरी में अपने दिमाग के सारे थॉट्स को लिख लेती थी। और तब शाम में वो खुद के लिखे हुए थॉट्स को ही पढ़ती और सोचती कि उनके दिमाग में कितने अच्छे आइडियाज आते हैं, और अगर वो उन्हें फॉलो करें तो उनकी लाइफ काफी बेहतर हो सकती है। एन की जैसी ही हैबिट आप खुद में भी शामिल कर सकते हैं। आपके माइंड के थॉट्स को खुद में कलेक्ट करके रखने वाली एक डायरी आपके लिए स्ट्रेस के टाइम में एक थेरेपी का काम कर सकती है। जब आप खुद को वर्थलेस या फेलियर समझने लगते हैं, तो इस डायरी में लिखे हुए अच्छे मोमेंट्स या थॉट्स के बारे में पढ़कर आप खुद पर फिर से एक बार भरोसा कर सकते हैं। किसी दूसरे के मोटिवेट करने से ज्यादा बेहतर है आप खुद के कामों या खुद के आइडियाज से अपने आप को इंस्पायर करने की कोशिश करें। और इन सब में आपकी मदद कर सकती है आपकी एक छोटी सी डायरी। लाइफ में कई बार ऐसा होता है जब आप अपने हर रोज के शेड्यूल से बोर हो जाते हैं और आपका किसी छोटे से ब्रेक पर जाने का मन करता है। ऐसे में आपके लिखे हुए थॉट्स आपके लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम करने के साथ आपको खुद पर प्राउड करने का मौका भी देते हैं। जब आप माइंड को अपने द्वारा किए गए अच्छे कामों को बार बार किसी डायरी के जरिए याद दिलाते रहते हैं, तो आप आगे के समय में माइंड को और बेहतर परफॉर्म करने के लिए एनकरेज करते हैं। कई बार आपकी ये डायरी और इनमें लिखे हुए आपके थॉट्स किसी ट्रिप, आउटिंग या पार्टी से कहीं ज्यादा बेहतर और इफेक्टिव साबित होते हैं। ये एक थॉट ब्रेक के साथ साथ एफिशिएंसी बूस्टर का भी काम करते हैं। जब आप लिखने बैठें, तो आप क्या लिखने जा रहे हैं, इस बात से ज्यादा फोकस आप इस बात पर करें कि आप ये थॉट या मेमोरी क्यों लिखना चाहते हैं। और आगे चलकर जब आप इसे दोबारा पढ़ेंगे, तब आप इस पॉजिटिव थॉट से क्या वैल्यू ड्रॉ कर पाएंगे। लिखने से पहले आपको बहुत ज्यादा सही या गलत के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस एक प्योर हार्ट और क्लीन माइंड को फॉलो करते हुए अपने थॉट्स को पेपर पर उतार दें। अपने आसपास आज अगर लोगों को एक शांत माहौल ढूंढना होता है, तो वो किसी खास जगह पर जाना पसंद करते हैं, जैसे कि किसी शांत हिल स्टेशन पर या फिर किसी स्पिरिचुअल सेंटर पर, जहां वो अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स को सुन सकें, उन्हें फील कर सकें। एक शोर से भरे हुए माहौल में आपका दिमाग बेहतर थॉट्स को धीरे धीरे प्रोड्यूस करना ही बंद कर देता है। यहाँ दिमाग को शांत करने का मतलब ये नहीं है कि आपका बिल्कुल ऐसे प्लेस पर होना जरूरी हो जहाँ कोई भी आवाज ना हो, बल्कि एक हेल्दी माइंड के लिए नेचर से आने वाली सभी आवाजें हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि पानी की आवाज, पक्षियों की आवाज, एटसेट्रा। एक ऐसे प्लेस पर जहाँ आपके थॉट्स आपको रियलिटी की फील दें, उसे माइंड के लिए परफेक्ट समझना चाहिए। ये एटमॉस्फेयर आपके घर में आपका रूम भी प्रोवाइड करा सकता है, जहां आप कमरे में लगी हुई घड़ी की सुइयों की आवाज को गौर से सुन सकें और खुद को ये यकीन दिला सकें कि समय कितना तेजी के साथ गुजर रहा है और ये बीता हुआ समय आपके पास कभी लौट कर नहीं आने वाला है। एक ह्यूमन की या किसी भी लिविंग क्रीचर की बॉडी को बोलने के लिए तो एक ही सोर्स दिया गया है, लेकिन सुनने के लिए उन्हें दो सोर्स दिए गए हैं। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि आपको बोलने में या एक्सप्रेस करने में अपनी सारी एनर्जी खर्च करने की बजाय इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सुने, और सुनने में भी एक फिल्टर का हमेशा यूज करें, जिससे कि हर तरह का शोर और ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी जरूरत की नहीं है, वो आपके अंदर एंटर होने से पहले ही बाहर रुक जाए। माइंड को शांत करके उनसे मैक्सिमम बेनिफिट लेने का काम एक आर्टिस्ट से बेहतर कोई नहीं जानता। चाहे वो एक पेंटिंग आर्टिस्ट हो, लिरिक्स लिखने वाले आर्टिस्ट हों या कुछ क्रिएटिव बनाने वाले आर्टिस्ट हों, सभी अपनी आर्ट को एक बेहतर फॉर्म देने के लिए अपने माइंड को हर तरह के शोर और बेवजह की इन्फॉर्मेशन से बचाते हैं, ताकि उनके माइंड में आने वाले अच्छे आइडियाज किसी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से डिस्ट्रैक्ट होकर गायब ना हो सके। ऑथर रायन का कहना है कि एक माइंड की खूबसूरती उसके थॉट से ही पहचानी जा सकती है कि पीस एक बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग अक्सर एक शांत माहौल में खुद को स्ट्रेस्ड फील करते हैं और वो खुद को शोर की तरफ ही लेकर जाते हैं, ताकि उन्हें अकेलापन ना महसूस हो सके। एक शांत माहौल से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। एक शांत दिमाग ही विजडम को शो कर सकता है।
इस बात को तो इस एपिसोड में आपने कई एस्पेक्ट से समझ ही लिया होगा। लेकिन अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, और वो ये कि एक रियल विज़डम क्या होती है? क्या हर तरह की इन्फॉर्मेशन को माइंड में इकट्ठा करना और लोगों को इस बारे में बताना कि आप बहुत कुछ जानते हैं, ये एक वाइज़ माइंड की इंडिकेशन है? बिल्कुल भी नहीं। इस बारे में ऑथर रायन हॉलिडे एक किस्सा बताते हैं। वो कहते हैं कि ग्रीस देश में एक काफ़ी पॉपुलर प्रीस्ट थी, जिनका नाम डेल्फी था। उनके बारे में किसी पर्सन ने एक सवाल किया कि आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसान कौन है, जिसके बारे में आप जानती हैं? डेल्फी ने जवाब दिया कि उन्हें सबसे ज़्यादा वाइस माइंड सुकरात जैसे महान इंसान का लगता है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो अधिकतर समय तो खुद को ऐसा इंसान बताते थे जिसे बहुत कम चीज़ों की जानकारी होती है, डेल्फी ने जवाब दिया कि यही बात तो उनके माइंड को एक वाइज माइंड बताती है। उन्होंने इस बात को क्लियर करते हुए कहा कि जो लोग हमेशा खुद को नई चीज़ें जानने के बारे में तैयार रखते हैं और किसी भी तरह की ईगो को खुद से दूर रखते हैं, वो ही सही मायनों में विजडम के हकदार कहलाते हैं। अगर आप किसी भी ग्रुप में या लोगों के सामने ये शो करते हैं कि आपको तो इस बारे में पहले से ही काफ़ी जानकारी है, तो आप अपनी लाइफ में कोई भी नई जानकारी माइंड में ऐड नहीं कर पाएंगे। खुद को नई और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखने के लिए अगर आप ये शो करते हैं कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप उस सब्जेक्ट की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। कभी-कभी सुकरात की तरह किसी फील्ड की इन्फॉर्मेशन से आपका एकदम अनजान बनकर जाना भी काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है। खुद को कम इन्फॉर्मेशन रखने वाला बताने में कोई बुराई या शर्म महसूस करने जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट की तरह काम करता है। कुछ लोगों के लिए ये शुरुआती दौर में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये खुद को एक जानकार इंसान के तौर पर लोगों के सामने प्रेजेंट करते रहे हैं। और अब अचानक से अगर वो ये दिखाते हैं कि उन्हें किसी सब्जेक्ट के बारे में कम जानकारी है या बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो वो खुद को बाकी लोगों के सामने कम कैपेबल समझ सकते हैं। अगर आप इसे एक शर्म या ईगो डैमेज की तरह ट्रीट करेंगे, तो ज़रूर ही आपको इस फॉर्म में खुद को ढालने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप इसे एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर की तरह ट्रीट करते हैं, तो आपके लिए किसी भी दूसरे से सीखना या जानकारी लेना बेहद आसान हो सकता है। आप अपने माइंड को खाली रखते हुए जितनी ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर करते हैं, आपका माइंड विज़डम के उतने ही अच्छे सिंबल को शो करता है। लाइफ में लोग अक्सर ईगो को कॉन्फिडेंस समझने की भूल करते हैं, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं। अक्सर लोग ईगो में आकर कुछ ऐसे कामों के लिए हाँ बोल देते हैं, जिन्हें वो बाद में भी पूरा नहीं कर पाते हैं। रायन कहते हैं कि कॉन्फिडेंस वो है जो आपके अंदर से एक विश्वास दिलाता है कि आप किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं, और इस काम को पूरा होने पर आपको एक अलग तरह का सैटिस्फैक्शन भी महसूस होता है। हमेशा खुद का ईगो सैटिस्फाई करने वाले लोग अक्सर अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा खुद को बाकी लोगों से बेहतर समझने की गलती करते हैं। वो किसी भी नई जानकारी के मिलने पर उसे इग्नोर करने में ज्यादा विश्वास दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नई बात नहीं है। धीरे धीरे उनका ये बर्ताव उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देता है। आप इस बात को खुद महसूस करके देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो खुद के ईगो को सेटिस्फाई करता रहता हो, क्या आप उससे हमेशा एक अच्छे मन के साथ मिल सकते हैं? शायद नहीं। वहीं इसके ऑपोजिट, जिस इंसान में एक कॉन्फिडेंस होता है, उसके साथ लोग हमेशा जुड़े रहना पसंद करते हैं। एक कॉन्फिडेंट इंसान से जुड़े रहने के ढेर सारे फायदे होते हैं, जिनमें से सबसे पहला फायदा तो यह है कि आप उन्हें देखकर खुद में कॉन्फिडेंस फील करना शुरू कर सकते हैं। जब आप ये देखते हैं कि उनके साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी अपने साथ पॉजिटिव लोगों को जोड़ना पसंद करते हैं। ईगो और कॉन्फिडेंस में एक फर्क ये भी है कि ईगो की भावना को आप अपने मन में किसी भी समय ला सकते हैं और एक झूठा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। लेकिन वहीं रियल कॉन्फिडेंस को कमाना पड़ता है। इसमें काफी समय भी लगता है। ईगो आपके दिमाग को हमेशा परेशान, स्ट्रेस्ड और एंजाइटी से घिरा हुआ रखता है। आप जब भी किसी दूसरे पर्सन को उसके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आपके मन में कई दिन तक ये ख्याल आता रहता है कि आप शायद लोगों से पीछे रह गए हो। लेकिन कॉन्फिडेंस आपको खुद को कम इन्फॉर्मेशन की बात को एक्सेप्ट करने में मदद करता है। एक कॉन्फिडेंट पर्सन कम लोगों के साथ कांटेक्ट में होने पर भी खुद को कभी अकेला फील नहीं होने देते। कॉन्फिडेंट लोगों को पता होता है कि कहाँ पर उन्हें बोलना है, कहाँ पर उन्हें चुप रहकर अपनी एनर्जी को सेव करना है। वो सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने माइंड को एक स्पेस और पीस जैसी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वहीं ईगो के पीछे भागने वाले लोग अक्सर छोटी से छोटी जानकारी को इकट्ठा करने में ही खुद को व्यस्त रखते हैं।
माइंड को हमेशा ऐसी चीजों से डिस्ट्रैक्ट रखना चाहिए जो इसके डेवलपमेंट में एक रुकावट का काम कर सकती है। किसी काम को करने पर मिली तारीफ या रिवॉर्ड एक ऐसी ही रुकावट की तरह काम करता है। भगवद गीता में भी बताया गया है कि लोगों को सिर्फ अपने काम पर ही फोकस रहना चाहिए। इसमें हमें फ्यूचर में क्या फायदा या नुकसान हो सकता है, इसे सोचने में अगर आप ज्यादा समय खो देते हैं, तो आप अपने माइंड को अपने टास्क से डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर सकते हैं। और एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड कभी भी आपको उस रिजल्ट से नहीं मिलवा सकता जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप इस मैटर को ईगो और कॉन्फिडेंस से जोड़कर देखें तो आप समझ सकेंगे कि ईगो आपको काम करने के लिए इसीलिए फोर्स करता है क्योंकि आप दूसरे लोगों से तारीफ पाना चाहते हैं या उस काम को पूरा होने के बदले में किसी अच्छे रिवॉर्ड की उम्मीद रखते हैं। लेकिन अगर आप अपने काम पर फोकस होकर और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो रिवॉर्ड या रिजल्ट जैसा कोई थॉट आपके दिमाग में आता ही नहीं है, बल्कि आपका सारा फोकस आपके काम पर ही रहता है। ऑथर कहते हैं कि माइंड को कुछ चीजों के बारे में ना सोचने और उन्हें लेट इट गो बोलने के लिए ट्रेन करना जरूरी होता है। जब आपको अपने मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिले, तो इसमें परेशान होने या खुद को फेलियर समझने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा ही इंसिडेंट काफी मशहूर गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड्स की लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जो गोल्फ जैसे खेल के बारे में जानता हो लेकिन टाइगर वुड्स के बारे में ना जानता हो। उन्होंने इस स्पोर्ट फील्ड में अपने टैलेंट से लोगों को सरप्राइज करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने एक के बाद एक कई सारे गोल्फ के खिताब अपने नाम किए और वो अपने नाम को इतनी ऊंचाई पर ले गए कि आज गोल्फ स्पोर्ट का नाम लिए जाने पर उसके साथ ही टाइगर वुड्स का नाम भी ले लिया जाता है। इतनी ज्यादा सक्सेस के बाद अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप फील करेंगे कि उनका माइंड शायद सेटिस्फाइड हो सकता है, लेकिन उन्हें अपनी सोल को हील करने की हमेशा से ही जरूरत महसूस होती रही। इन सब की शुरुआत हुई उनके फादर के बिहेवियर से, जिन्होंने अपनी लाइफ में 3 शादियां की और टाइगर के टैलेंट को उन्होंने कभी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। घर के ही माहौल में लगातार रहते हुए टाइगर अपने माइंड पर कंट्रोल करना और उसे शांत रखना तो सीख चुके थे, पर इन सब के बीच वो अपनी सोल की इंपॉर्टेंस को भूल चुके थे। जो लोग टाइगर के साथ काफी क्लोज तरीके से जुड़े हुए थे, वो इसे महसूस कर पा रहे थे। आपके आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं, या आप खुद भी ऐसे किसी मुश्किल फेज का हिस्सा हो सकते हैं जब आप ढेर सारी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन आपको एक रियल खुशी वाला फील नहीं मिल पा रहा हो। सोल को खुश रखने के लिए आपको सबसे पहले उन सारे टॉपिक्स पर किसी ऐसे इंसान से बातचीत करनी चाहिए जो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझ सकता हो। अपने आप को हमेशा किसी रेस का हिस्सा ना समझें, बल्कि खुद के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना भी सीखें। अपने आसपास एक ऐसे लोगों का सर्कल तैयार करें जो आपको मॉरल सपोर्ट देने का काम करता हो। हर चीज का कंट्रोल खुद में लेने की बजाय ये सोचें कि आपसे कहीं ज्यादा आपकी फिक्र इस यूनिवर्स को है। वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। पास्ट के बारे में हर समय सोचने की बजाय उसके बारे में बात करके अपने माइंड को खाली करें। इससे आपकी सोल भी लाइट और रिलीव्ड महसूस करेगी और तब आप अपनी सक्सेस का पूरा प्लेजर उठा सकेंगे और उसे एंजॉय कर पाएंगे। खुद को नफरत और जेलसी जैसी बुरी भावनाओं से दूर रखने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार आप अगर उनमें उलझ जाते हैं, तो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी आप खुद में सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर पाते। आप हमेशा दूसरों से आगे निकलने के चक्कर में खुद की वर्थ और वैल्यू दोनों को भूल जाते हैं। रायन का मानना है कि लाइफ में हर तरह का फेज आना निश्चित है, तो हर उस फेज के लिए यूनिवर्स को थैंक यू करना सीखें, क्योंकि ये अगर आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है, तो आप खुशियों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशन आपको तकलीफ देने वाली है, तो भी आप इसे सीखने की नज़र से देखें और यूनिवर्स को इसके लिए भी शुक्रिया कहें। अपनी सोल को सेटिस्फाई करने का एक और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप दूसरे लोगों की मदद करें, उन्हें बेहतर फील करा सकें। इस बारे में एक ग्रेट फिलोसोफर कन्फ्यूशियस कहते हैं कि दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचना आपकी लाइफ में एक रास्ता दिखाने वाले लाइटमैन जैसा रोल प्ले करता है। ये दूसरों का भला करते हुए आपको भी एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर करता है। वो कहते हैं कि एक बेहतर लाइफ जीने के लिए आपके अंदर इस क्वालिटी का होना बेहद जरूरी है। जब आप अपने बच्चे में छोटी उम्र से ही कई सारी हैबिट्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, टाइम पर काम खत्म करना, अच्छे तरीके से कॉन्वर्सेशन करना, एटसेट्रा, तब आप उनमें दूसरों के बारे में बेहतर सोचने की क्वालिटी भी डाल सकते हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि एक प्लेजेंट और सेटिस्फाइड लाइफ के लिए सोल का अच्छा फील करना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसके लिए आपकी पर्सनैलिटी में इस क्वालिटी का होना इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग लाइफ में ज्यादा रिलैक्स्ड और फ्री फील करते हैं।
अपनी सोल को बेहतर महसूस कराने के लिए आप खुद से कुछ सवाल कर सकते हैं, जैसे कि आप लाइफ में सैटिस्फाइड फील कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा क्या काम है जो आपको सैटिस्फैक्शन देने का काम करता है? आप एक लॉन्ग टर्म प्लेजर के लिए क्या चुनना चाहते हैं, एटसेट्रा। रायन कहते हैं कि मनी, रिस्पेक्ट और फेम लाइफ में एक लिमिट तक मायने रखते हैं, लेकिन जब आपकी सोल खुद को हील करना चाहती है, तो इसमें सिर्फ एक हम्बल टच और प्यार की जरूरत होती है। और ये आपको किसी रेस में भागकर नहीं मिल सकता। आपको इसकी खोज खुद में करनी होती है। ऑथर रायन का कहना है कि हम सभी के अंदर एक छोटे बच्चे जैसे इमोशंस पूरी लाइफ टाइम तक प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन दुनिया के शोर, ढेर सारी डिजायर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सक्सेसफुल होने की रेस, उन प्योर इमोशन को हमारे अंदर ही कहीं दबा देती है। हो सकता है कि आप इसके इफेक्ट को डायरेक्ट ना महसूस कर पाते हो, लेकिन ये आपके फील कर पाने की कैपेसिटी को धीरे धीरे कम करने लगता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जब आप किसी एनिमल को बाहर खुले में घूमता हुआ देखते हैं या फिर अपने घर पर ही किसी पेट को एक मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप उन्हें किसी केज में या रस्सी से बांध देते हैं, तो वो प्लेजर वाले इमोशन को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक ऐसे ही आपकी सोल में प्रेजेंट वो इनर चाइल्ड भी है, जिसे अब आपने ढेर सारी जिम्मेदारियां, सक्सेस की रेस और इच्छाओं में बांध दिया, और इस वजह से वो खुलकर खुश नहीं हो पाता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह की सक्सेस की रेस का हिस्सा ना बने या फिर अपने मन में किसी भी इच्छा को ना आने दें। सक्सेसफुल होने की डिजायर होना जरूरी है, पर एक लिमिट से ज्यादा नहीं। जब आप किसी रेस का पार्ट बन जाते हैं, तब आप अपने हिस्से में आने वाले अच्छे मोमेंट्स या फिर सक्सेस को एंजॉय करना भूल जाते हैं। आपका इनर चाइल्ड चाहता है कि उसे फील करने का थोड़ा समय मिल सके, लेकिन आज की इस फास्ट ट्रैक लाइफ में शायद ये पॉसिबल नहीं है। इनर चाइल्ड का हार्ट होना एक लंबे समय तक किसी तरह के बुरे ट्रीटमेंट को सहना भी आपकी सोल को डैमेज करने का काम करता है। आपने आर्ट की फील्ड में लियोनार्डो डा विंची का नाम तो जरूर सुना ही होगा। वो एक वर्ल्ड फेमस पेंटर थे। उनकी आर्ट में उनका बिहेवियर एक अहम रोल निभाता था। वो हमेशा खुश रहने वाले, एक बच्चे की तरह अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने वाले पर्सन माने जाते थे। लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं, उन्होंने बताया कि विंसी का बचपन इतना बेहतर नहीं था। उनके पिता के 12 बच्चे थे। जब उनके फादर की डेथ हुई, तब उनके फादर की विल में सिर्फ 9 बच्चों का नाम ही लिखा हुआ था, और उनमें लियोनार्डो का नाम नहीं था। अपने पिता के द्वारा एक्सेप्ट ना किए जाने के इस बर्ताव ने उन्हें काफी हर्ट किया था, और वो बाहरी लोगों को अपनी आर्ट के जरिए जिस जॉयफुल कैरेक्टर को शो करते थे, असल में वो अंदर से बहुत डैमेज था। ऑथर का मानना है कि किसी भी इंसान को अपने इनर चाइल्ड को हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। इसके लिए किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस पॉइंट को सिर्फ आप ही जानते हैं जो आपके इनर चाइल्ड को तकलीफ पहुंचाने का काम करता है। सबसे पहले तो आपको अपने इनर चाइल्ड की डिमांड को पहचानना होगा कि कौन सी चीज आपको अंदर से खुश रख पाने में सक्सेसफुल होती है। फिर आपको इनर चाइल्ड को यकीन दिलाना होगा कि आप उसकी केयर कर सकते हैं, और उसे सेटिस्फाइड और हैप्पी फील कराने के लिए आप सारे पॉसिबल एफर्ट्स करने के लिए तैयार हैं। इनर चाइल्ड को अच्छा फील कराने के साथ आपको उसे रोने और सैड फील करने की भी आज़ादी देनी चाहिए, ताकि आप उसे ये महसूस करा सकें कि आप उसके हर एक इमोशन की कद्र करते हैं। बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखना भी आपको सैटिस्फैक्शन के दायरे से दूर कर देता है। आपने अक्सर इस बारे में लोगों से सुना भी होगा कि कैसे एक के बाद एक महंगी गाड़ी खरीदने के बाद भी अभी फिर से एक नई गाड़ी को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। एक सक्सेसफुल करियर होने के बाद भी कुछ लोग रिस्क लेकर अपनी वेल्थ को और ज्यादा बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग एक साथ कई सारे रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं। ये सब ही आगे चलकर आपके सोल और माइंड को डिस्टर्ब होने का कारण बन सकते हैं। डिजायर्स एक ऐसी लिस्ट है जिसका कोई एंड नहीं होता है। अगर आप किसी एक फील्ड में सबसे टॉप पर पहुंच भी जाते हैं, तो फिर शायद आपको किसी दूसरी फील्ड की डिजायर्स अट्रैक्ट करने लग जाएंगी। इसीलिए खुद पर लिमिट लगाना भी सोल को हील करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। जिस तरह से आप एक साथ अलग-अलग तरह के कपड़े, फ़ोन्स, वॉच देखकर किसी शॉप में जल्दी तय नहीं कर पाते कि आप इनमें से कौन-सा खरीदेंगे, ठीक वैसे ही ढेर सारी इच्छाओं के होने पर आपकी सोल भी ये आसानी से पता नहीं लगा पाती कि उसे किस माध्यम से खुशी मिलती है। इसीलिए अपने इनर चाइल्ड के सामने बेस्ट और लिमिटेड ऑप्शंस को ही रखें, जिससे आप उसे हमेशा खुश और सैटिस्फाइड रख सकें। इनर चाइल्ड को खुश रखने के लिए आप किसी अच्छी हैबिट या हॉबी को भी डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स लगाना, सिंगिंग करना, बच्चों की उनकी पढ़ाई में मदद करना, या फिर अपने थॉट्स को किसी डायरी में नोट करना और उन्हें पढ़ते हुए खुद से बातें करना। ऐसा करने से आप खुद के लिए एक मी टाइम तो निकालते ही हैं, और आपके इनर चाइल्ड को भी ये फील होता है
कि आप हर रोज उसके लिए कितना ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। धीरे धीरे वो इन हॉबीज में अपने प्लेजर को ढूंढ लेता है और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कुछ लिमिटेड डिजायर्स के जरिए ही खुद को कंफर्टेबल और सेटिस्फाइड फील कराता है। लेकिन इन पर्सनल इंटरेस्ट को ढूंढने में आपको कुछ वक्त लग सकता है, पर यह वक्त आगे चलकर आपको सोल की खुशी और पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करके आपको एक बड़ी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। अपनी ट्वेंटीज में एंटर करते ही लोग हमेशा प्लान बनाना शुरू कर देते हैं और उन प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट करें कि आगे चलकर वो उन्हें सक्सेसफुल बनने में मदद करें, इस बात पर भी लोग फोकस हो जाते हैं। ऑथर रायन कहते हैं कि ये एक ऐसी प्लानिंग है जो बार बार शुरू होने के बाद कभी खत्म नहीं होती है। पहले आप अपनी स्टडी को लेकर प्लान बनाते हैं और बेहतर कॉलेज की तलाश करते हैं। इसके पूरा हो जाने के बाद आप खुद के लिए जॉब ढूंढने की प्लानिंग करते हैं। फिर कई सारे बदलाव करते हुए आप उनमें भी सक्सेस पा लेते हैं, पर जल्द ही आपका उससे भी मन भर जाता है और आप फिर से नई प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अगर आप जॉब स्विच नहीं भी करते हैं, तो आप जॉब के साथ कई ऑप्शन ढूंढने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, जो आपकी वेल्थ में और फेम में और ज्यादा प्रोग्रेस ला सके। इसके बाद आप अपने रिलेशनशिप्स में भी ढेर सारी प्लानिंग करते हैं कि कब आपको फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है और कब नॉर्मल बिहेव करना है, एटसेट्रा। पर क्या आप कभी अपने सोल को सेटिस्फाई पाते हैं कि अब आपको और ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जैसा चाहते थे वैसे रिजल्ट्स आपको मिल चुके हैं? नहीं, क्योंकि सोल को सेटिस्फाई करना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक शब्द इनफ आपके माइंड को शांति और सोल को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकता है। इस बारे में एक इंसिडेंट बताते हुए रायन कहते हैं कि एक बार वो किसी बुक के लॉन्च पर गए हुए थे और वो वहां पर अपने एक पुराने दोस्त से मिले। उन दोनों ने एक दूसरे से हालचाल पूछा और रायन ने अपने दोस्त से कहा कि उनकी नई किताब तो काफी बेहतर थी। अब उनका नया काम कब देखने को मिल सकता है, जिससे वो फिर से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सके? उनके दोस्त ने जवाब दिया कि अब वो उस चीज को हासिल कर चुके हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं होती है, और वो है इनफ नॉलेज और इनफ सेटिस्फैक्शन। इस बात को कहना जितना आसान हो सकता है, शायद इसे फील करना उतना ही मुश्किल है। जाहिर सी बात है कि एक लंबे समय से चली आ रही रेस को अचानक खत्म कर देना आसान नहीं होता। जब आप खुद को इनफ सेटिस्फाइड कहकर अपनी सोल को अब तक मिली सारी सक्सेस को एंजॉय करने का मौका देते हैं, तब आप सच में सेटिस्फैक्शन महसूस भी कर पाते हैं। लाइफ में आपको और क्या चाहिए? इसका जवाब हमेशा पैसा, फेम, एक रिच लाइफस्टाइल और सक्सेस ही नहीं होना चाहिए, बल्कि एक लिमिट के बाद इस सवाल के जवाब को हमेशा के लिए बदल जाना चाहिए। और वो जवाब है इनफ सेटिस्फैक्शन, खुद में इनफ क्लैरिटी और खुद के साथ बिताए जाने वाले इनफ मोमेंट्स। चीजों पर और दूसरे लोगों पर निर्भर होकर अपनी सोल को खुश करने का काम एक समय पर आकर आपको बंद कर देना चाहिए और उस समय खुद को यकीन दिलाना चाहिए कि आप खुद के लिए इनफ हैं। किसी भी तरह के दिखावे, झूठी खुशी या कुछ देर के मोमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि इनफ वाली फीलिंग एक लंबे समय के लिए होनी चाहिए, जिस पर सिर्फ आपका राइट हो। कई बार आपकी सोल इस सैटिस्फैक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन आप ही को उसे यकीन दिलाना होता है। सोल को बेहतर फील कराने के लिए आपका उसे कन्विंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप धीरे धीरे खराब सिचुएशन में भी कुछ बेहतर और पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करने लगेंगे, तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आप अपनी सोल को आसानी से हील कर सकेंगे। बुरी सिचुएशन में भी आप कैसे खुद को बेहतर महसूस करा सकते हैं या पॉजिटिविटी को ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में एग्जाम्पल देते हुए ऑथर रायन एक बार फिर से एन फ्रैंक का जिक्र करते हैं, जो अपनी एक नॉर्मल और अच्छी जिंदगी को पीछे छोड़कर आज एक वॉर की सिचुएशन का सामना कर रही थी। एक दिन वो अपने फ्लैट में रहने वाले साथी के साथ बैठी हुई थी। उन लोगों को खिड़कियां या दरवाजे आदि खोलने की परमिशन नहीं होती थी, इसीलिए वो एक छोटी सी विंडो से बाहर के नेचुरल सीन को देख रही थी। वो साफ नीले आसमान और बादलों को देख पा रही थी और सोच रही थी कि आज अगर ये युद्ध ना होता या हिटलर ने इतने सारे इनोसेंट लोगों को ना मारा होता, तो आज वो इस खुले आसमान के नीचे जाकर खुली हवा में सांस ले सकती थी। लेकिन फिर भी अगर वो इसे सिर्फ देख पा रही थी, तो ये भी किसी बेहतर बात से कम नहीं है। उन्होंने फील किया है कि नेचर हर किसी को हील करने में अपनी तरफ से हमेशा पूरा सपोर्ट देती है। इसके लिए उन्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। उन्होंने अपने मन में आए इस थॉट को तुरंत अपनी डायरी में लिखा, ताकि आगे चलकर जब वो कभी भी परेशान या उदास हो, तब वो इस बात को पढ़कर नेचर के साथ थोड़ा सा समय बिता सके और खुद को लकी फील कर सके। आपके सामने भी लाइफ में कई बार ऐसी स्टेज आती है जब आप बहुत कोशिश करने या एफर्ट्स डालने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं महसूस कर पाते।
तब आप ऐन की तरह उस खराब सिचुएशन में किसी एक पॉजिटिव बात को सोचकर अपनी सोल को हील कर सकते हैं और उसे ये यकीन दिला सकते हैं कि ढेर सारी नेगेटिविटी में एक छोटी सी पॉजिटिव होप ही सही मायनों में ब्यूटीफुल लाइफ का इंडिकेशन है। ये पॉजिटिव थॉट आपको शांत करने और आपके माइंड में आने वाले ढेर सारे नेगेटिव थॉट को साफ करने का काम करेगा। लाइफ में फैक्ट्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर रिजल्ट के लिए खुद को जिम्मेदार मानना और अपने लिए खुद को ही सुप्रीम समझना गलत हो सकता है। अक्सर लोग इस बात पर कोई भरोसा नहीं करते कि एक सुप्रीम पावर है जो उन्हें गाइड करने या उनके सोल को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी रखती है। बहुत लोगों का कहना होता है कि वो तो भगवान में ही विश्वास नहीं रखते हैं या किसी भी रिलीजियस प्रेयर में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। वो सिर्फ फैक्ट्स पर डिसीजन लेते हैं और साइंस को फॉलो करते हैं। पर यहाँ सुप्रीम पावर का मतलब किसी धर्म को मानने या भगवान पर विश्वास दिखाने से नहीं है, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि आप खुद को सरेंडर कर दें और इस बात पर भरोसा करें कि आपके थॉट्स और पावर से भी बढ़कर कोई एनर्जी है जो आपको लीड कर सकती है। हमेशा अपने ही थॉट से घिरे रहना, उनके गलत होने पर भी लगातार उनको फॉलो करते रहना, एक तरीके के ऑब्सेशन को शो करता है। रायन कहते हैं कि खुद के इंस्टिंक्ट की बात मानना सही है, लेकिन कभी-कभी हमें यूनिवर्स, सुप्रीम पावर या गॉड, जिन्हें भी आप मानते हैं, पर भरोसा दिखाना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ये रूल भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जैसा ही है। अगर आप इस पर खुले मन से और दिमाग से भरोसा करते हैं, तो आप फील करेंगे कि ये आपको बिल्कुल सही साइंस देते हैं। खुद को शांत रखने और अंदर से स्ट्रांग फील करने के लिए आप स्पिरिचुअल मेडिटेशन या फिर योग का सपोर्ट भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी पावर को खुद से बड़ा मानने में आपके ईगो के हर्ट होने जैसी कोई बात नहीं है। लाइफ में एक समय तक आपको पूरे एफर्ट्स देने और लगातार कोशिश करते रहने पर फोकस करना चाहिए। लेकिन एक समय के बाद आपको इतना ही फोकस उस सुप्रीम पावर पर भरोसा करने में भी लगाना चाहिए। जब आप विश्वास करना शुरू करते हैं, तभी आपको उसके रिजल्ट भी दिखना शुरू हो जाते हैं। लाइफ में एक समय तक तो आपको पूरे एफर्ट्स देने और लगातार कोशिश करते रहने पर फोकस करना चाहिए। लेकिन एक समय के बाद आपको इतना ही फोकस उस सुप्रीम पावर पर भरोसा करने में भी लगाना चाहिए। जब आप विश्वास करना शुरू करते हैं, तभी आपको उसके रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हो सकते हैं। लाइफ ने शुरू से लेकर आज तक के समय को जब आप देखते हैं या इस दौरान हुए इंसिडेंट को आप याद करते हैं, तो खुद में आपको काफी बदलाव दिखाई देता है। लेकिन इन सब के अलावा एक चीज जो कभी नहीं बदलती है, वो है आपका सुप्रीम पावर और भरोसा। और आप इसे जितना ज्यादा लंबे समय तक बनाए रखते हैं, ये उतना ही स्ट्रांग होता चला जाता है। हो सकता है कि जिस समय आप किसी सुप्रीम पावर पर भरोसा करना चाह रहे हो, उस समय आपका मन या सोल इसके लिए तैयार ना हो। तो उस समय आपको भी किसी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आप अपने मन को खुला रखते हुए एक सही समय का वेट करें और जब आप किसी सुप्रीम पावर पर भरोसा करने के लिए अपनी सोल को तैयार समझें, तब आप इस भरोसे को रोज प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आप अपने दिन की शुरुआत इसी थॉट के साथ कर सकते हैं कि आपसे भी बढ़कर कोई पावर है जो आपके अच्छे या आपकी सक्सेस के बारे में सोचती है और आपको लाइफ में एक बेहतर स्टेज पर पहुंचाने में आपकी मदद करती है। रायन कहते हैं कि अगर आप काफी कोशिश करने के बाद भी किसी सुप्रीम पावर और भरोसा करने में या उनमें फेथ दिखाने में खुद को अनेबल पाते हैं, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको ये सब कुछ एक इमेजिनेशन के जैसा लगता हो और आप सिर्फ रियल फैक्ट्स पर ही भरोसा कर पाते हो। लेकिन इसका भी एक ऑप्शन है जिसे आप सुप्रीम पावर से बदल सकते हैं, और वो है आपके रिलेशनशिप्स। एक प्योर रिलेशन आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करता है। वो आपको कभी भी निराश होकर रुक जाने के लिए नहीं कहता है। आप अपने घर में सबसे करीबी इंसान को अपनी सुप्रीम पावर मान सकते हैं, और जब भी कभी आपकी लाइफ में कोई भी मुश्किल दौर आए या जब आपका माइंड शांत ना हो, आपकी सोल खुद में सेटिस्फैक्शन महसूस ना कर रही हो, तो आप हर तरह की चिंता और स्ट्रेस को उनके साथ शेयर करके खुद को हल्का महसूस कराएं। अपनी चिंताओं के बारे में उनसे बात करते समय उन्हें इस बात का यकीन दिलाएं कि वो आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसी प्रेशियस रिलेशनशिप को ढूंढना और उन्हें लंबे समय तक मेंटेन रखना कोई इजी काम नहीं। जैसे किसी सुप्रीम पावर पर भरोसा करना आसान नहीं होता है, ठीक वैसे ही ये भी ज्यादा समय लेने वाला प्रोसेस है। आपको एक ऐसे इंसान या रिश्ते को ढूंढने में वक्त लग सकता है, पर इसमें लगने वाला वक्त आपके लिए फ्यूचर में एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की तरह काम करेगा। एक अच्छा रिलेशनशिप आपके इनर चाइल्ड को हर्ट होने से बचाने का काम भी करता है, और अगर आपका इनर चाइल्ड पहले से ही हर्ट है, तो इसे हील करने का भी काम करता है।
आपकी लाइफ में मनी, फेम, रिस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस एक लिमिट तक ही हो सकती है। लेकिन एक अच्छा रिलेशनशिप आपके लिए लाइफ टाइम तक इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये रिलेशनशिप ट्रस्ट टू वे है, तो ये आपके लिए बेस्ट ब्लेसिंग हो सकती है, जिसमें आप दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे को सक्सेस और सैटिस्फैक्शन के खुले आसमान में उड़ते समय कभी भी नीचे नहीं गिरने देंगे। आप लाइफ में सिर्फ अपनी सक्सेस के साथ हमेशा नहीं रह सकते। उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए एक कंपेनियनशिप की हमेशा जरूरत होती है, और ये साथ आपको एक रिश्ते के तौर पर ही मिल सकता है। इसलिए खुद को सिर्फ सक्सेस से ही कंप्लीट करने के बारे में ना सोचें, बल्कि एक बेहतर रिश्ते की भी तलाश जारी रखें, जिसे आप अपनी सुप्रीम पावर समझ सकें। जब लोग अपने किसी प्लान में सफल नहीं हो पाते, तब ये जाहिर सी बात है कि उन्हें खुद पर या जिस वजह से वो फेल हो गए, उस वजह पर काफी गुस्सा आता है। कभी कभी ये नाराजगी या गुस्सा आपके लिए एक पॉजिटिव फ्यूल की तरह काम करता है और आपको अगली बार सफल बनाने में आपकी मदद करता है। पर अगर आप इस पर अपना पूरा कंट्रोल नहीं रखते, तो ये पॉजिटिव की बजाय आपके सोल और माइंड पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। आपका गुस्सा आपकी इमेज को किस तरह से हार्म पहुंचा सकता है, इस बात का एक एग्जाम्पल देते हुए ऑथर रायन एक फेमस बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के बारे में बताते हैं। वो अपनी गेम में काफी अच्छा प्रदर्शन करते थे, लेकिन इसके बावजूद उनके कोच ने उन्हें एक इंटरनेशनल गेम में खेलने के लिए ना बोल दिया। जॉर्डन को इस बात से इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने आगे के मैच में बाकी के प्लेयर्स के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। वो अपने मैचेस को जीत तो रहे थे, लेकिन उन्हें पहले की तरह प्यार और रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही थी। यहाँ इस एग्जाम्पल का देने का मतलब यही है कि आपका गुस्सा आपको बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तो बूस्ट करता है, लेकिन इस गुस्से की वजह से आप दूसरों से जेलस फील करने लग जाते हैं और उन्हें हमेशा खुद से पीछे छोड़ने की रेस में शामिल हो जाते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी आपको बताया गया है कि एक रेस का हिस्सा बनना आपकी सोल के लिए कभी बेहतर साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने जैसी कोई एबिलिटी नहीं होती है। किसी बात पर या अपने साथ हुए कुछ गलत बर्ताव के लिए जरूरत से ज्यादा गुस्सा करना शायद आपको उस समय के लिए तो ऐसा महसूस करा सकता है कि आपको उस फीलिंग से रिलीफ मिल पा रहा है, पर ये रिलीफ वाली फीलिंग बस थोड़े समय के लिए ही होती है। आप उस समय अपने सोल को कन्विंस करने के लिए किसी दूसरे इंसान को गलत साबित कर सकते हैं या गलत व्यवहार करके उसे ऑफेंड कर सकते हैं। पर अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा करने से आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा या आप खुश रहने लगेंगे, तो आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद को हर उस फीलिंग से आजाद कर सकें जो आपको गुस्सा दिलाती है। इसके बजाय आप खुद को किसी ऐसी फीलिंग की तरफ अट्रैक्ट करें जो आपको लंबे समय तक खुश कर सकती है। गुस्से को रिप्लेस करने का गुस्से को रिप्लेस करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है अपनी लाइफ में मिली चीजों के लिए आप ग्रेटफुल महसूस करें और अपने आसपास के लोगों में प्यार और भरोसे की भावना को डेवलप करें। किसी भी इंसान पर नाराज होने के समय आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि आपके अंदर उस पर्सन को कोई कमी दिखाई दी हो या उसे आपकी कोई बात पसंद ना आई हो, जिस वजह से उसने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया हो। आप खुद भी उस इंसान की जगह हो सकते हैं और किसी दूसरे के साथ सेम ऐसे ही बिहेव कर सकते हैं। इसके लिए किसी पर नाराज होने या उस इंसान के द्वारा किए गए बर्ताव का बदला लेना कोई सही ऑप्शन नहीं हो सकता है। सिर्फ आप ही अकेले ऐसे इंसान नहीं हैं जो किसी के गलत व्यवहार का सामना कर रहे हैं। हर कोई इस वर्ल्ड में खुशी, तकलीफ, कंपटीशन, भरोसा और भी ढेर सारे इमोशंस को फेस करते रहते हैं। हम सभी सेम एटमॉस्फेयर में जीते हैं, सरवाइव करते हैं और अपनी प्रॉब्लम से डील करते हैं। जब आप इतने सारे फेज से एक साथ होकर गुजर रहे होते हैं, तो ऐसे में किसी के साथ हुए मिसबिहेव को लंबे समय तक याद रखना और उनका बदला लेने के लिए एक इंटेंशन बनाकर रखना आपकी सोल और माइंड के लिए हार्मफुल हो सकता है। अपना गुस्सा शो करने और लंबे समय तक उन बातों को सोचने के बजाय आप ये टाइम और एनर्जी किसी पॉजिटिव जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, जहां से रिटर्न में आपको लव और केयर मिल सके, जिसे आप हमेशा अपने माइंड के किसी कोने में स्टोर करके रख सकते हैं। और उन अच्छे मोमेंट्स को याद करने पर आपको किसी से जेलस या बदले की फीलिंग नहीं आएगी, बल्कि आप बिना ज्यादा एफर्ट्स के ही दूसरों से एक अच्छा बिहेवियर आपकी वैल्यूज को बढ़ाने में बेस की तरह काम करता है। जब आप किसी के गलत व्यवहार को भी इग्नोर करते हुए अपने गुस्से पर काबू रखते हैं, तो बाकी के लोगों पर इसका गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। वो खुद पर किए जाने आपके कंट्रोल को अप्रिशिएट करते हैं और खुद भी आपकी इस अच्छी आदत से सीख लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको आगे बढ़ाने में सिर्फ गुस्सा ही एक फ्यूल या बूस्टर की तरह काम कर सकता है, बल्कि आप अपने एफर्ट्स को और ज्यादा बढ़ाकर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं।
जिस तरह से आप अपने गुस्से पर काबू करके लोगों में और खुद में एक कंट्रोल वाली फीलिंग को डेवलप करते हैं, वही लॉजिक और स्ट्रैटेजी आप अपने पेन को काबू करने में भी फॉलो कर सकते हैं। कई बार पेन भी गुस्से को बढ़ाने का काम करता है। मान लीजिए आप किसी पर्सन को ये सोचकर अपनी तकलीफ के बारे में बताते हैं कि वो उसे सुनकर आपको एक सोल्यूशन देंगे, लेकिन हो सकता है कि वो आपको इस बात का जिम्मेदार बताने लगे। ऐसे में किसी भी इंसान का नाराज होना या गुस्सा करना बिल्कुल नेचुरल बात है। इसीलिए कोशिश करें कि अपने पेन को शेयर करने के लिए एक ऐसे इंसान को चुनें जो आपको जज करने की बजाय आपकी मदद कर सके और आपकी तकलीफों को कम कर सके। आप अपनी तकलीफों को खुद भी कम करने की कोशिश कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप दूसरे लोगों पर कम डिपेंड करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने माइंड और सोल को पीस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपसे एक परफेक्ट लाइफ की डेफिनेशन पूछी जाए, तो आप क्या जवाब देंगे? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि जिनके पास पैसा है, वो एक परफेक्ट लाइफ को लीड करते हैं। तो वहीं कुछ लोगों का मानना होगा कि जिनके पास एक अच्छी फैमिली है और सक्सेस है, सिर्फ वो ही एक परफेक्ट लाइफ जी सकते हैं। पर रायन कहते हैं कि परफेक्ट लाइफ की डेफिनेशन इससे बहुत अलग है। जब आप अपने माइंड, सोल और बॉडी को एक परफेक्ट बैलेंस में लेकर चलते हैं, तब आप एक परफेक्ट लाइफ को लीड कर सकते हैं। माइंड और सोल के बारे में तो आप अभी तक काफ़ी बातें जान चुके होंगे। लेकिन इस एपिसोड में आप ये समझेंगे कि आपकी बॉडी की आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है और किस तरह से आप इसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके अपनी लाइफ़ को बेहतर बना सकते हैं। आपने विंस्टन चर्चिल के बारे में तो सुना ही होगा, जो एक फ़ेमस राइटर, पेंटर होने के साथ-साथ एक सफल पॉलिटिशियन भी थे। उन्होंने नाज़ी डोमिनेशन को देश में फैलाने से रोका। उन्होंने नाज़ी डोमिनेशंस को देश में फैलने से रोका और इसके अलावा भी कई सारे आंदोलन में पार्ट लेते हुए उन्हें सफल बनाया। लोग उनकी लाइफ को देखकर सरप्राइज शो करते हैं और सोचते हैं कि क्या कोई पर्सन अपनी लाइफ में इतने लंबे समय के लिए भी एक्टिव रह सकता है। वैसे में फैलने से रोका और इसके अलावा भी कई सारे आंदोलन में पार्ट लेते हुए उन्हें सफल बनाया। लोग उनकी लाइफ को देखकर सरप्राइज शो करते हैं और सोचते हैं कि क्या कोई पर्सन अपनी लाइफ में इतने लंबे समय के लिए भी एक्टिव रह सकता है। वैसे विंस्टन की लाइफ देखने के बाद आप इस सवाल का जवाब हाँ में दे सकते हैं। विंस्टन हमेशा लोगों को एक सलाह देते थे कि आपकी बॉडी एक लंबे समय तक एक्टिव मोड में रह सकती है, पर उसके लिए आपको इससे मिलने वाली एनर्जी को सही तरह से यूज करना आना चाहिए। वो कहते थे कि अगर आपकी बॉडी को कहीं पर बैठने का मौका मिल रहा है, तो आपको उसे खड़ा रखकर थकाना नहीं चाहिए, और अगर आपको लेटने का मौका मिल रहा है, तो उसे बैठे रहने में नहीं गंवाना चाहिए। इस पूरी बात का मतलब ये है कि कई बार लोग बॉडी को एक्टिव रखने के लिए उसका ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो उसे समय से पहले ही थका देती है। एक्टिव रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बॉडी पर एक हार्श इंटेंशन रखते हुए उसे ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करें। अपनी बॉडी को एक लंबी एज तक एक्टिव बनाए रखने के लिए आप कुछ हैबिट्स को अपनी डेली शेड्यूल में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो बॉडी को माइंड और सोल के साथ कनेक्ट करते हुए ये पहचानिए कि उसे किस काम को करने में इंटरेस्ट है, या आपकी बॉडी किस तरह के काम करने में लंबे समय तक थकान का अनुभव नहीं करती है। ये जानने के बाद आप एक हॉबी को डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्ट डेवलप करके खुद को वर्सेटाइल बनाने के बारे में ज्यादा ना सोचें, क्योंकि जब आप एनर्जी को कई कामों में बांट देते हैं, तब आपको उन सब में किसी एक से भी परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाता है। जब भी आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देने का मौका मिले, तब उसे एंटरटेनमेंट में स्पेंड करने के बारे में ना सोचें। हालांकि आप एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे किसी ऑप्शन को चुन सकते हैं जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स फील करे। जैसे कि अगर एक अच्छी किताब पढ़ के आप रिलैक्स करना पसंद करते हैं, या किसी अच्छे म्यूजिक को सुनकर आप बॉडी और माइंड को एक साथ रिलैक्स फील करा सकते हैं, एटसेट्रा। एक रेगुलर रूटीन आपकी बॉडी को डिसिप्लिन में रखने का काम करता है। अगर आप हर रोज एक तय समय पर उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी खुद को इसी रूटीन में फिक्स कर लेती है और इसी अनुसार खुद को एक्टिव बना लेती है। इसलिए आपकी बॉडी का एक पैटर्न को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले दोनों एस्पेक्ट जिनके बारे में आपने सुना, जो कि माइंड और सोल हैं, उन पर कमांड पाना या उन्हें अपने कंट्रोल में करना एक मुश्किल काम हो सकता है। इसके लिए काफी समय की भी जरूरत पड़ सकती है। पर आपकी बॉडी आपके लिए बाकी के दो फैक्ट जैसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को क्रिएट नहीं कर सकती है। अपनी बॉडी को एक सही स्ट्रक्चर या ढांचे में फिक्स करना ज्यादा आसान है और कम समय लेने वाला है। सबसे ज्यादा जरूरी बात तो यह है कि आपकी बॉडी ही आपके माइंड और सोल के बीच में एक कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने का काम करती है। अगर आप इसे डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, तो माइंड और सोल पर आप कभी भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं पा सकते। बॉडी को माइंड और सोल से कनेक्ट करना एक पजल को सॉल्व करने की जैसा है।
अगर आप इन कामों में जल्दबाजी करते हैं, तो आप कभी भी सही रास्ते से अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते। इसके लिए आपको डीप थिंकिंग, पेशेंस और समय सभी की बराबर मात्रा में जरूरत होती है। ये सभी बातें आपको शुरू में सुनने में थोड़ी मुश्किल तो लग सकती हैं, लेकिन जब आप एक परफेक्ट लाइफ को जीने की शुरुआत कर चुके हैं, तो धीरे धीरे आप इस पजल के हर एक पार्ट को भी अपनी एबिलिटी से सुलझा ही लेंगे और परफेक्ट एंड बैलेंस लाइफ की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। शुरुआत में आप अपने रूटीन में थोड़े थोड़े चेंज ला सकते हैं और अपनी बॉडी के साथ ढेर सारे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में या किस हॉबी में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। और इस तरह से आप अपनी लाइफ के तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर के बीच एक सही बैलेंस बना सकते हैं। किसी भी काम को पूरा करने के लिए उसमें जल्दबाजी करना कभी एक सही डिसीजन नहीं होता है। जब आप अपने करियर या रिलेशनशिप को चुनते समय काफी सोचने और समझने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं, तो फिर बॉडी को एक सही स्ट्रक्चर में फिट करने के लिए जल्दबाजी करना कैसे सही हो सकता है? क्योंकि आपकी लाइफ के तीन जरूरी फैक्टर्स में से बॉडी एक अहम पार्ट है। किसी भी नए इंसान से कमिटमेंट करने से पहले या कोई भी नया डिसीजन लेने से पहले आपका ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी बॉडी को इसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी देनी होगी और क्या आप उतनी एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। आपसे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आपको उनकी एक्सपेक्टेशन कैसे पूरी करनी है। इससे ज़्यादा फोकस आपको अपनी बॉडी की एनर्जी पर लगाना चाहिए। आप जो काम करने जा रहे हैं वो आपकी बॉडी पर कैसा असर डालेगा, आपके लिए वो कितना जरूरी है, उसमें कितना समय लग सकता है, उस काम को करने से आप फ्यूचर में क्या पॉजिटिव वैल्यू ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपको खुद से किसी भी काम के लिए कमिटमेंट करने से पहले पूछ लेने चाहिए। खुद से ये सवाल करने के दो फायदे हैं, जिनमें से पहला ये है कि आप पूरे एनालिसिस के बाद ही किसी काम के लिए कमिटमेंट करते हैं, ताकि आप उस काम को सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए पूरा कर पाएं। और दूसरा फायदा ये कि जब आप बॉडी को कोई काम सौंपने से पहले खुद से ढेर सारे सवाल पूछते हैं, तब आपका माइंड और सोल मिलकर आपकी बॉडी को ये यकीन दिलाते हैं कि आप अपनी बॉडी और एनर्जी की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। कई बार जब सामने वाला इंसान आपसे ये सवाल पूछता है कि क्या आप उनकी किसी मुश्किल काम में मदद कर सकते हैं, तो आप ये सोचकर उन्हें न नहीं कह पाते कि शायद उन्हें सच में आपकी जरूरत है और आप उस मुश्किल काम के लिए उनके साथ कमिटमेंट कर लेते हैं। पर इस हाँ के पीछे आप अपने माइंड, बॉडी और सोल तीनों के डिनायल को नजरअंदाज कर देते हैं। आप हाँ बोलने से पहले ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि क्या आपकी लाइफ के तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर इस काम के लिए तैयार हैं भी या नहीं। आपके द्वारा एक स्ट्रेट डिनायल या ना कहना थोड़ी देर के लिए तो आपको खुद में सेल्फिश महसूस करा सकता है, लेकिन इससे आप एक लॉन्ग टर्म प्रेशर और लॉस से बच सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपके सामने उस डिमांड को इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करे कि एक बार आप उसके लिए हाँ बोलने की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन खुद पर कंट्रोल करते हुए आप उन्हें एक तरीके से ना भी कह सकते हैं। जैसा कि आपने जो भी टास्क प्रेजेंट किया ये काफी बेहतर लगता है, पर मैं शायद इसमें अपना 100% एफर्ट नहीं दे सकता हूँ। बेहतर होगा कि आप किसी दूसरे ऑप्शन या पर्सन को अप्रोच करें। अपनी बॉडी का यूज आप जिन कामों में करना चाहते हैं उनके लिए कमिटमेंट करने से पहले आप एक ट्रैफिक लाइट रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। रायन कहते हैं कि ये एक काफी सिंपल सा रूल है, जिसे फॉलो करके आप अपनी बॉडी के बारे में बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने सभी टास्क जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में करना चाहते हैं को एक कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। ये कोई नई कैटेगरी नहीं होगी, बल्कि आप इन्हें ट्रैफिक लाइट में यूज होने वाली तीन लाइट्स की कैटेगरी में बांट सकते हैं, जो कि रेड, ग्रीन और येलो है। सबसे पहले बात करते हैं रेड कैटेगरी की। जैसा कि आप सब सड़क पर चलते हुए रेड लाइट को देखकर रुक जाते हैं और थोड़े समय का इंतजार करते हैं, ठीक वैसे ही आपको इस कैटेगरी में उन सभी कामों को रखना है जो कि आपकी एनर्जी को जल्दी खत्म कर देने में एक अहम रोल निभाते हैं। आप उन कामों को एक इमीडिएट इफेक्ट के साथ रोक सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है येलो लाइट की। आप इस कैटेगरी में ऐसे कामों को रख सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते, पर आप उन्हें फ्यूचर में जरूर शुरू करना चाहते हैं। जिस तरह से आप ट्रैफिक में येलो लाइट होने पर थोड़ा रुककर ग्रीन लाइट के मिलने का इंतजार करते हैं, वैसे ही आप अपनी भागदौड़ की जिंदगी में भी थोड़ा ब्रेक लेकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कामों को जारी रखना है और कौन से टास्क के लिए आपको अभी सही समय का इंतजार करना है। लास्ट कैटेगरी है ग्रीन लाइट की। जैसे आप ट्रैफिक में ग्रीन लाइट के मिलते ही अपने व्हीकल को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिनको शुरू करने से पहले आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। ये काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं
और आप इन्हें पूरा करने के लिए फ्यूचर का इंतजार नहीं कर सकते। किसी दूसरे पर्सन से मिलने वाले काम या हेल्प के ऑफर को भी आप इन कैटेगरी में बांटकर अपनी बॉडी के लिए डिसीजन ले सकते हैं। रायन कहते हैं कि लाइफ के तीनों जरूरी फैक्टर्स को एक पीसफुल एनवायरनमेंट देते हुए उन्हें किसी टास्क के लिए तैयार करना या फिर उन पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना इतना आसान काम नहीं होता है। आपको इनके बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले काफी सोच विचार करने की जरूरत होती है। इनमें वक्त लगाना भी चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट एक ऐसी चीज है जो सोसाइटी में आपकी वैल्यू को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन अगर आप अपने कमिटमेंट को पूरा करते हुए अपनी लाइफ के तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये कभी भी एक वाइज डिसीजन नहीं हो सकता है। अक्सर आपने अपने आसपास दो तरह के लोगों को देखा होगा। एक तो वो लोग जो किसी भी समय किसी भी काम को शुरू कर देते हैं। वो अपने शेड्यूल में इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस रखते हैं कि कभी उन्हें काम के साथ ही ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करना पड़ता है। कभी वो अपनी मॉर्निंग वॉक या जिम सेशन को मिस कर देते हैं, तो कभी वो दूसरे कामों का टाइम भी इन्हीं में यूज कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे डिसिप्लिन लोग होते हैं जो अपने हर एक काम को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पूरा करने के हैबिचुअल होते हैं। वो अपने दिन की शुरुआत ही एक फिक्स टाइम से करते हैं और एक निश्चित समय पर अपने दिन को खत्म भी कर लेते हैं। उनके एक्सरसाइज, वर्क, ब्रेकफास्ट, लंच, फैमिली टाइम, मी टाइम, सब कुछ एक सर्टेन टाइम पर फिक्स होते हैं। लोग उनके रूटीन को देखकर सरप्राइज होते हैं कि आखिर वो किस तरह से अपने दिन को इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज रख पाते हैं। रायन कहते हैं कि इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा मेथड है, और वो है अपनी बॉडी को हर रोज एक ही शेड्यूल को फॉलो करने के लिए तैयार करना। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी और बॉडी को ध्यान में रखते हुए एक डेली रूटीन बनाना चाहिए, जिसे आप बिना ज्यादा खुद पर स्ट्रिक्ट या हार्श हुए फॉलो कर सकते हैं। आप इस रूटीन को फॉलो करने में शुरुआती दौर में कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने जिस रूटीन को पहली बार में बनाया हो उसमें आपकी बॉडी अपने आप को फिट ना फील कर पाए। इसके लिए आप उसमें समय समय पर कई सारे बदलाव भी ला सकते हैं, लेकिन इन चेंज को एक लिमिट तक ही रखें। अगर आप हर रोज इनमें बदलाव लाएंगे तो फिर आप एक नॉन ऑर्गेनाइज्ड शेड्यूल में ही फंस कर रह जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग एक स्पोर्ट फील्ड को बिलोंग करते हैं या किसी बड़े पोस्ट पर होते हैं, उन्हें ही एक फिक्स्ड शेड्यूल की जरूरत होती है। पर ऐसा नहीं है। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो या फिर चाहे आप होम मेकर ही क्यों ना हो, आपकी बॉडी को एक फिक्स रूटीन की हमेशा जरूरत होती है। जिस तरह आपके घर को एक ऑर्डर में व्यवस्थित रखना जरूरी होता है, जिससे आप हर एक चीज को कम समय में ही ढूंढ सकें, इसी तरह आपकी बॉडी भी आपकी लाइफ के बाकी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के लिए एक घर की तरह होती है। अगर आप इसे ऑर्गेनाइज्ड नहीं रखेंगे तो माइंड में आने वाले थॉट्स को आप कभी समय पर एक्सेस नहीं कर सकेंगे, और ना ही माइंड में आने वाले डाउट्स को हल कर पाएंगे। जब आपका माइंड पीस को नहीं एक्सेस कर पाता, तो इसका असर आपकी सोल पर भी पड़ता है, जो खुद को सेटिस्फाइड फील नहीं करा पाती है। एक फिक्स रूटीन को फॉलो करने के लिए आपको अपनी लाइफ से उन सभी कामों को हटाना पड़ता है जिनका आपकी लाइफ में कोई यूज नहीं है, या वो आपकी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। जैसे कि हर एक घंटे के बाद अपने फोन के नोटिफिकेशन को बिना वजह के चेक करना, या जानबूझकर ब्रेक लेना ताकि आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर सकें। अक्सर लोग दो कामों को जल्दी खत्म करने के लिए उन्हें साथ में करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन यह मेथड उनके फोकस को बांट देता है और इस वजह से वो दोनों ही कामों में अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाते हैं। ये ऑब्वियस बात है कि जब आप किसी काम में पूरा एफर्ट नहीं दे पाते हैं, तो आपको अपने मन के अकॉर्डिंग रिजल्ट भी नहीं मिल पाते हैं। ये सिचुएशन आपके नॉन सेटिस्फाइड स्टेट को लीड करती है और आपका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से एक ऐसा काम जो किसी भी वैल्यू को ऐड नहीं करता है, वो आपके रूटीन को डिस्टर्ब करके रख देता है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप खुद को ऐसे कामों में बिजी होने से बचाएं जो आपके रूटीन को डिस्टर्ब करने में एक अहम रोल प्ले करते हैं। इनसे बचने के लिए आप अपने फोन से उन सभी एप्लीकेशन को हटा सकते हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। आप खुद को एक शेड्यूल में ढालने के लिए सोशल मीडिया से एक ब्रेक ले सकते हैं, और वीकेंड्स पर इन्हें यूज करने के लिए एक कम ड्यूरेशन का समय डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा करने से आप वीक के बाकी दिनों को डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं और खुद को सोशल लाइफ से कट ऑफ होने से भी बचा सकते हैं। बहुत से लोग एक बिजी लाइफ को ही बेस्ट मानते हैं और समझते हैं कि इससे बाकी के लोग उन्हें फोकस समझते हैं। पर आपको समझना होगा कि आपको अपनी बॉडी को उन्हीं कामों में इन्वॉल्व करना है जो उसकी एनर्जी को एक सही तरह से यूज करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सके। हर रोज खुद को टालने की आदत से बचाएं और अपनी लाइफ में आज से ही एक एक्शन मोड को फॉलो करें, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी परफेक्ट और बैलेंस्ड लाइफ को स्पेंड करना शुरू कर सके।
आपकी लाइफ में प्रेजेंट सारे जरूरत के बिना के काम और थॉट्स को हटाने का काम आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो ये जानता है कि कौन सा काम आपकी बॉडी, सोल और माइंड के लिए बेहतर है और कौन सा नहीं। तो अननेसेसरी कामों को शेड्यूल से हटाकर एक बेस्ट रूटीन का फॉर्मेशन करें। और सिर्फ यहीं पर आपको रुकना नहीं है, बल्कि आपको उस सेल्फ डिसाइडेड शेड्यूल को जल्दी से जल्दी फॉलो करने की तरफ भी अपना फोकस रखना है। इस एपिसोड में ऑथर रायन अपने रूटीन को ही कंटिन्यू करते हुए आगे कहते हैं कि जब आप अपने काम को खत्म करते हैं तब आप किसी चीज के लिए क्रेव करते हैं, यानी कि आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद आता है। बहुत सारे लिसनर्स का यही जवाब होगा कि वो काम से फ्री होने के बाद अपने दोस्तों, कॉलीग्स या फैमिली मेंबर्स के साथ किसी पार्टी में या क्लब में जाना पसंद करते होंगे, या किसी ऐसी जगह पर जहां पर आप ढेर सारे लोगों से मिल सके और आप उनके साथ एंजॉय कर सकें। इस कल्चर को आज इतना ज्यादा कूल समझा जाता है कि अगर कोई इंसान सोसाइटी में अकेला रहकर रिलैक्स करना पसंद करता है तो लोग उसे अपने सोशल ग्रुप से ही काट देते हैं और उन्हें एक बोरिंग इंसान की कैटेगरी में रख देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों के साथ आप अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने के बारे में सोच रहे हैं, उनकी बातें या उनके थॉट्स आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से डिस्टर्ब कर सकते हैं? हो सकता है कि आप जितने ज्यादा अच्छे मूड के साथ उनसे मिलने और एंजॉय करने के लिए गए हुए थे, वो कोई ऐसी बात बोल दें जिससे आपका सारा मूड ही स्पॉइल हो जाए। ऑथर का यहाँ पर ये कहने का मतलब नहीं है कि आप लोगों के साथ कभी बात ही ना करें या उनकी कंपनी एंजॉय ही ना करें, बल्कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब आप रिलैक्स करने या एंजॉय करने के बारे में सोचें, तब आपके मन में सिर्फ यही ख्याल ना आए कि आप सिर्फ लोगों के साथ ही एंजॉय कर सकते हैं। खुद में सफिशिएंट या इनफ महसूस करना जरूरी है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी खुशियों या अच्छे मोमेंट्स के लिए किसी और पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। आप रिलैक्स होने के लिए खुद की कंपनी को भी उतना ही एंजॉय कर सकते हैं जितना कि आप एक भीड़ में या लोगों के साथ एंजॉय करते हैं। अक्सर जब आप ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ते हैं या उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं तो आपको पता चलता है कि वो लोगों की भीड़ से ज्यादा खुद की कंपनी और थॉट्स को एंजॉय करते हैं। इससे उन्हें और भी नए थॉट्स को जनरेट करने का मौका मिलता है। लियोनार्डो डा विंची के बारे में बताते हुए ऑथर रायन कहते हैं कि वो अक्सर किसी खाली फील्ड में या सड़क के किनारे ही छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करने में इतने बिजी हो जाते थे कि उन्हें ये याद ही नहीं रहता था कि वो किसी और के साथ चल रहे हैं। उन्होंने एक दिन इस बात पर गौर किया और सोचा कि क्या वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है या फिर वो लोगों को पसंद नहीं करते। उन्होंने यहां तक सोचा कि शायद ये एक नॉर्मल बात नहीं है और वो थोड़ा परेशान रहने लगे। लेकिन जब उन्होंने इस बारे में अपने किसी करीबी दोस्त से बात की तो उनके फ्रेंड ने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं है या वो लोगों को पसंद नहीं करते, बल्कि इसके पीछे की वजह यह है कि वो लोगों से कहीं ज्यादा अपने आप को एंजॉय करते हैं। वो अपनी कंपनी को लोगों की भीड़ से ज्यादा एंजॉय करते हैं। उन्हें बाकी के लोगों के थॉट से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव अपने थॉट्स लगते हैं और इन्हीं की वजह से वो ये सब भूल जाते हैं कि वो किसी और के साथ हैं या कोई और उनसे बातचीत कर रहा है। लोग अक्सर अकेलेपन को एक डर के साथ जोड़कर देखते हैं। उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं वो सोशल सर्कल से हट ना जाए या फिर अकेले रहने से कहीं लोग उन्हें भूल ही ना जाए। पर यहाँ पर अकेलेपन का मतलब सबसे दूर होने से नहीं है। यहाँ बात अपने थॉट्स की है और अपनी लाइफ के जरूरी फैक्टर्स के रिस्पेक्ट करने की है। रैन कहते हैं कि सॉलिट्यूड या अकेलेपन का मतलब बिल्कुल अकेलेपन से नहीं होता है। इसमें आप अपने साथ उन अनलिमिटेड लोगों को जोड़ सकते हैं जिनके थॉट्स आपको पसंद आते हैं, जिनके थॉट्स से आप खुद को जोड़ पाते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढना ही सबसे पहले एक मुश्किल टास्क है, और अगर वो मिल भी जाएं तो उनसे मिलने की टाइमिंग मैटर करती है। अगर दो ऐसे लोग एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं जिनके थॉट्स तो काफी हद तक एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन उनकी एज में एक लंबा चौड़ा डिफरेंस है, तो आप चाहकर भी ऐसी कंपेनियनशिप को ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हर एक एज ग्रुप के शेड्यूल में टाइमिंग का काफी फर्क होता है। अगर टाइमिंग मैच भी हो जाती है तो ऐसे रिलेशन या साथ को लंबे समय तक बनाए रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब आपके सारे थॉट्स एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं, लेकिन कभी अचानक से आप या आपके सामने वाला इंसान किसी बात से डिसएग्री करते हैं, तो उन्हें फील होता है कि अब उनका ये बॉन्ड शायद टूट सकता है। जब आप सेल्फ थॉट्स या खुद की कंपनी को एंजॉय करते हैं तो आपको इतनी सारी बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि तब आपको किसी के साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत ही नहीं होती और ना ही उनसे नाराज होने की या उनसे डिसएग्री करने के बारे में फिक्र होती है। हो सकता है कि आपको अभी अकेलापन काफी डरावना लगता हो, लेकिन एक बार जब आप इसे एंजॉय करना और इसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तब आपको दूसरों की कंपनी से ज्यादा खुशी खुद के थॉट्स में मिलने लग जाती है। ऑथर का अपने सभी लिसनर्स को कहना है कि उन्हें लाइफ के एक फेज में सॉलिट्यूड को जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए और इसे एंजॉय करने की
कोशिश करनी चाहिए। इस आखिरी एपिसोड के साथ ये बुक समरी यहीं पर खत्म होती है। बुक समरी में आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाली 3 चीजों के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन किया गया है। और ये 3 चीजें हैं आपका माइंड, आपकी सोल और इन दोनों को शेल्टर या घर देने वाली आपकी बॉडी। तीनों ही फैक्टर आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं और किसी भी एक के ठीक तरह से काम ना करने या उनके सेटिस्फाई ना होने पर वो किस तरह से दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इसके बारे में भी ऑथर रायन हॉलिडे ने काफी एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा की है। सबसे पहले आपकी बॉडी को लीड करने वाले पार्ट यानी कि आपके माइंड के बारे में बात की गई। ये आपकी लाइफ में कितना अहम रोल निभाता है और आप इसे ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए खुद में क्या बदलाव ला सकते हैं। ऑथर माइंड को एक लीडिंग ऑर्गन की तरह देखते हैं और बताते हैं कि अगर बाकी के 2 फैक्टर यानी कि बॉडी और सोल इसके साथ अगर एक सही बॉन्डिंग नहीं बिठाते हैं तो आप ना तो माइंड की पीस को हासिल कर सकते हैं और ना ही अपनी सोल को सेटिस्फाई कर सकते हैं। माइंड को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए आप अपने थॉट्स की क्लीनिंग कर सकते हैं। क्लीनिंग का मतलब यहाँ ऐसे थॉट्स को माइंड से बाहर करना है जो उनके पीस को डिस्टर्ब करते हैं, या फिर ऐसे सभी थॉट्स को हटाना है जो कि फ्यूचर में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं ड्रॉ कर सकते। जब आप इन सभी को हटाकर माइंड में एक स्पेस तैयार करते हैं, तभी आप नए और अच्छे थॉट्स को इसमें एंटर करा सकते हैं। माइंड को हर तरह की इंफॉर्मेशन से भरने से पहले आपको अपने कानों पर एक फिल्टर सेट कर लेना चाहिए, ताकि आप सिर्फ उन्हीं चीजों को एंट्री दे सकें जो जरूरी हैं और आपके काम की हैं। माइंड के बाद सोल की बात करते हुए ऑथर कहते हैं, सोल का डायरेक्ट कनेक्शन आपके माइंड से है। जब आपका माइंड पीस को एक्सेस कर लेता है, तभी आपकी सोल भी खुद में सेटिस्फाइड महसूस कर पाती है। बुक समरी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी ऑथर के द्वारा डिस्कस किए गए हैं, जिन्हें हम जल्दबाजी में या तो अवॉइड कर देते हैं या फिर बिना वजह के थॉट्स के बारे में सोचते रहने की वजह से हम उन्हें वक्त नहीं दे पाते। तो अगर आप ऐसे किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो इस बुक समरी को जरूर ध्यान से सुनें। हमें उम्मीद है कि आपको ये बुक समरी काफी पसंद आई होगी और आपने इसे सीखने के साथ साथ इंजॉय भी किया होगा। आगे भी आपके लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग समरी प्रोवाइड की जाती रहेंगी।